नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन और इम्पॉर्टेंट बीमारी जिसे हार्ट अटैक या दिल का दौरा कहते हैं। हार्ट अटैक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जयपुर के प्रसिद्ध और अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर देवेंद्र श्रीमल सर। डॉक्टर देवेंद्र श्रीमल सर इस वीडियो में हमें बताएंगे हार्ट अटैक या दिल का दौरा क्या होता है, यह क्यों होता है और इसके क्या लक्षण या सिम्टम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का डिस्कशन डॉक्टर देवेंद्र श्रीमल सर के साथ। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार श्रीमाल। आई एम वर्किंग इन जयपुर एज ए सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में कि हार्ट अटैक होता क्या है, क्यों होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि उसका डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। हार्ट अटैक की बात सुनते ही हमारे जहन में एक बहुत ही ख़राब सी पिक्चर डेवलप होती है। हार्ट अटैक हम जानते हैं कि दुनिया में मौतों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। यूजुअली जो हार्ट अटैक होता है वो हार्ट की जो ब्लड को सप्लाई करने वाली नाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता जाता है और उसकी वजह से हार्ट को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है। हार्ट अटैक को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि माइनर हार्ट अटैक और मेजर हार्ट अटैक। माइनर हार्ट अटैक में ग्रेजुअली आर्टरीज में ब्लॉक डेवलप होते हैं। इनिशियल स्टेज पे 30, 40, 50% से डेवलप होकर के आगे 70-80% तक जाते रहते हैं। जब 70% या उससे ऊपर हार्ट की नाड़ियों के अंदर ब्लॉक डेवलप होना शुरू होता है, उसके बाद में पेशेंट को एक्सर्शनल सिम्टम्स शुरू होते हैं। एक्सर्शनल सिम्टम्स यानी जब भी आप चलेंगे, कुछ हैवी लिफ्टिंग करेंगे, आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या कोई भी काम फास्ट कर रहे हैं या इवन खाना खाने के बाद में आप चल रहे हैं, तो आपको सीने में दर्द, घुटन, भारीपन, दबाव, इस तरह की चीज़ें महसूस होती हैं। और जब आप थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे तो उसके बाद में ये सारे सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं या ठीक हो जाते हैं। या कई लोग जो जीभ के नीचे रखने वाली गोली हैं, जिनको हम नाइट्रेट्स बोलते हैं, उनका यूज करते हैं, उससे भी इनके सिम्टम्स दूर होने की संभावना रहती है। बट जब एक्सट्रीम कंडीशन डेवलप हो जाती है, जबकि 90-95% से ज़्यादा ब्लॉकेट डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, उस कंडीशन में पेशेंट को कई बार रेस्टिंग एंजाइना यानी बैठे बैठे भी सीने में दर्द, भारीपन, घुटन महसूस होना शुरू हो जाता है। इन सारी कंडीशन में जो कि माइनर हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं, उनमें हार्ट के अंदर कोई डैमेज नहीं आता है, बट ये इनिशियल सिग्नल्स हैं जो सजेस्ट करते हैं कि अगर आपने वक्त पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ये आगे जा कर के मेजर हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो सकते हैं। मेजर हार्ट अटैक का मतलब है कि आपकी आर्टरी जो है वो बिल्कुल 100% ब्लॉक हो गई है और आगे ब्लड की सप्लाई बिल्कुल कम हो गई है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत तेज़ दर्द होता है। कई बार ये रेट्रोस्टर्नल एरिया में, कई बार लेफ्ट साइड। लोगों की एक भ्रांति है कि राइट साइड में कभी दर्द नहीं होता, बट इवन राइट साइड में भी दर्द हो सकता है उसका। इवन थ्रोट पेन, लोअर जॉ पेन हो सकता है। इसके साथ में जो मेजर हार्ट अटैक के सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है उसमें कि पसीना आना और घुटन इतनी ज़्यादा महसूस होती है कि मैक्सिमम केसेस में पेशेंट खुद ही कहता है कि मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, अदरवाइज मेरी जान गई। अगर मेजर हार्ट अटैक को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाए और टाइमली फैशन में ठीक नहीं किया जाए, उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, उस कंडीशन में हार्ट के अंदर परमानेंट डैमेज होना शुरू हो जाता है। परमानेंट डैमेज इस तरह का होता है कि एक बार जो सेल्स, जो टिश्यू डैमेज हो गया है, उसकी रिकवरी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। इसलिए जब भी किसी पर्सन को मेजर हार्ट अटैक हो, जब भी किसी पर्सन को इस तरह के ईसीजी के चेंजेस आएँ, तो उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करके फर्दर ट्रीटमेंट करना चाहिए, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उस ट्रीटमेंट की मॉडलिटी क्या होती है, क्या नहीं होती है। कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि हम ये सजेस्ट करते हैं कि आपको एंजाइना है या नहीं। सपोज कीजिएगा कि आप पहले आराम से 5 किलोमीटर तक चल पा रहे थे, बट ग्रेजुअली आपने ये फील करना शुरू किया कि अब 2 से 3 किलोमीटर चलने के बाद में आपके सीने में दर्द, भारीपन या सांस उखड़ती है, आपको रुकने की ज़रूरत पड़ती है और आपके रुकने के बाद में वो सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं, तो पॉसिबली आपको एंजाइना के सिम्टम्स हैं। कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं लाइक कि पोस्टप्रेंडियल एंजाइना। उस कंडीशन में पेशेंट अगर भूखे पेट वॉकिंग करेगा, चलना फिरना करेगा, तो उसमें उसको कोई सिम्टम्स नहीं होते। बट जब भी कभी पेशेंट खाना खाने के बाद में कुछ भी वॉकिंग करेगा, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करेगा, तो उसको चेस्ट हैवीनेस, भारीपन या सांस का उखड़ना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। इस कंडीशन को हम पोस्टप्रेंडियल एंजाइना बोलते हैं। इसी तरह से एक और कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं वॉक थ्रू एंजाइना। वॉक थ्रू एंजाइना में जब भी पेशेंट चलता है पैदल,
इनिशियल स्टेज पे लाइक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलने के बाद में उसको थोड़ा सा चेस्ट हैवीनेस, भारीपन, दबाव, इस तरह की चीज़ें महसूस होती है। वो थोड़ा सा 5 से 10 मिनट रेस्ट करने के बाद में अगले 8 से 10 किलोमीटर चलने में भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो वॉक थ्रू एंजाइना में इनिशियल स्टेज पे उसको प्रॉब्लम होती है, बट नेक्स्ट जो इवन उससे ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी पे भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड पोस्ट प्रेंडियल एंजाइना यानी खाना खाने के बाद में उसको चेस्ट हैवीनेस होती है। ये दोनों टिपिकल सिम्टम्स हैं हार्ट की बीमारी के, यानी आपकी नाड़ियों में ब्लॉक हो सकते हैं और एंजाइना के लिए आपको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। एंजाइना के जो सिम्टम्स है या जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं उनके मुख्यतः जो कारण हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर यानी जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, उनमें है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर एज। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारी नाड़ियों के अंदर ग्रेजुअल वे में डिपोजिशन डेवलप होना शुरू होता जाता है। ये जो प्रोसेस है वो जन्म से ही शुरू हो जाती है, बट ओल्ड एज तक जाते जाते काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि हार्ट अटैक के जो मेजर केसेज होते हैं यूजुअली 50 या 60 साल की उम्र के बाद में होते हैं। दो अभी यंग जनरेशन के अंदर भी, यानी जिनकी एज लेस देन 40 है, उनके अंदर भी इस तरह के सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं बिकॉज ऑफ सो मैनी रिस्क फैक्टर्स। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, उनमें आदमियों के अंदर इस बीमारी के होने की संभावना ज़्यादा होती है। थर्ड जो है हमारे साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ में हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी के फैमिली में यंग एमआई यंग एज के अंदर हो चुके हैं, यानी कि प्रीमेच्योर सीएडी किसी पेशेंट के फैमिली के अंदर डेवलप है, तो उनके बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें भी इस तरह की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो उन पर्सनस को डेफिनेटली ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए और ज़्यादा जल्दी स्क्रीनिंग करवा करके और रिस्क फैक्टर्स को कम करना चाहिए। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, जिनको कि हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं या जिनको मॉडिफाई कर सकते हैं, उनमें सबसे टॉप पे मैं मानता हूँ कि स्मोकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। स्मोकिंग के अलावा हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, बैड कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना बॉडी के अंदर, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, ओबेसिटी या मोटापा है, ये तरह जो चीज़ें हैं वो हार्ट अटैक के कारणों में मुख्य है। जो मोस्ट प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर है, पर्टिकुलरली जो यंग जनरेशन है उनके अंदर, स्मोकिंग या टोबैको यूज़ इन एनी फॉर्म। टोबैको ये सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं, जो लोग जर्दा खाते हैं उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। जो कोई हुक्का यूज़ लेते हैं या इन एनी फॉर्म टोबैको इज़ इंजूरियस। तो जो यंग एमआई हमारे पास में आते हैं उनमें मोर देन 80 to 90% केसेस में स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। सेकेंड जो रिस्क फैक्टर होता है फैमिली रिस्क फैक्टर एंड फैमिली हिस्ट्री। एंड थर्ड इज़ डायबिटीज़। अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ जल्दी एज में हो गई तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा रहती है। बाकी के जो रिस्क फैक्टर है लाइक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, अगर किसी पर्सन में इस तरह के रिस्क फैक्टर है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करके रखना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में बताया कि एज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो कि नॉन मॉडिफाइबल है, उनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। सपोज कीजिएगा कि एक पर्सन जिसको कि डायबिटीज़ 30 साल की उम्र में हो गई है और सेकंड पर्सन जिसको कि डायबिटीज़ 60 साल की उम्र में हुई है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि जो पर्सन 30 साल की उम्र में जिसको डायबिटीज़ हो गई है, उसका अगर उसकी हम एवरेज लाइफ माने कि वो 80 साल तक जीता है, तो वो 50 साल तक डायबिटीज़ के जो भी ख़राब इफ़ेक्ट हैं उनसे एक्सपोज्ड होएगा। तो अगर वो शुरू से कंट्रोल नहीं करके चलेगा, उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, इवन ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल नहीं है या उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल नहीं है, तो उसको, क्योंकि ये बीमारी अगर जल्दी एज में हो गई तो उसको कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा डेवलप होते रहते हैं। सेम कंडीशन में अगर कोई पर्सन जो कि 60 साल की उम्र में इन रिस्क फैक्टर से एक्सपोज्ड होता है या इस तरह की बीमारी उसको डेवलप होती है और वो अगर 80 साल तक जीता है, तो हार्डली उसको 20 ईयर्स तक और एक्सपोज होना पड़ेगा। तो अगर कोई भी इस तरह की बीमारी जो कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, अगर जल्दी एज पे डेवलप होती है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं। तो यंग पेशेंट्स जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उनको ज़्यादा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है, उनको फ्रिक्वेंट डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत है, ताकि उनका जो रिस्क फैक्टर है वो कंट्रोल रहे और फ्यूचर में उनको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन या हाई कोलेस्ट्रॉल से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से वो बचे रहें। स्मोकिंग एक ऐसा रिस्क फैक्टर है, या टोबैको यूज़ जो है वो एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो कि 100% प्रिवेंटेबल है। बाकी केसेस में लाइक किसी को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उनको हो सकता है कि
मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़े और उस पर उसका कुछ पैसा खर्च होएगा। सेकंड थिंग कि नॉर्मल वे में लाइक किसी को हाइपरटेंशन हो गया या किसी को डायबिटीज़ हो गई तो एक नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं रह सकता वो, उसके जो रिस्क फैक्टर वो कंटिन्यूसली बना रहता है। बट स्मोकिंग या टोबैको यूज़ में अगर कोई भी पर्सन उसको स्टॉप कर देता है कम्प्लीटली तो उसका जो रिस्क फैक्टर है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो पर्टिकुलरली यंग जनरेशन के अंदर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्मोकिंग और टोबैको यूज़ को वो ज़ीरो लेवल पे लेकर के जाए। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ US UK इन कंट्रीज़ की बात करें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ के अंदर कोलेस्ट्रॉल की जो स्क्रीनिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स की एज पे शुरू हो जाती है। यानी वहाँ पे हर पर्सन जो कि 20 ईयर्स की एज का उसको कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल का एक चेकअप जो होता है वो एक तरह से मैंडेटरी टाइप का है, जिसमें आपका इनिशियली इफ़ इट इज़ नॉर्मल तो उसके बाद में एवरी 5 ईयर जो गाइडलाइंस कहती है वो कि लाइक 20 ईयर्स के बाद में 25, 30, 35, 40 एंड 45 ईयर्स तक एवरी 5 ईयर के अंदर उसको लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल की जांच करवा करके चेक करना चाहिए। ये सारे जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि अगर हम किसी भी डिजीज़ को, किसी भी बीमारी को अर्ली स्टेज पे पकड़ करके उसका अगर ट्रीटमेंट कर सकें तो फ्यूचर में उसके कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने के चांसेस कम रहते हैं। सपोज कीजिएगा कि कोई पर्सन है जिसका कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा आया है और हमने उसको 20 ईयर्स की एज पे ही डिटेक्ट कर लिया, तो अगर हम उसको ट्रीट करेंगे तो उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस कम डेवलप होंगे। सिमिलरली ये जो सारे प्रोग्राम्स हैं लाइक इवन शुगर चेकअप है, अगर किसी के फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है शुगर से या किसी के फैमिली में बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से डेथ हो चुकी हैं या हाइपरटेंसिव है, तो उनको अर्ली स्टेज पे जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट करके उनको खुल के बताना चाहिए कि मेरे फैमिली मेम्बर्स में इस तरह से प्रॉब्लम आई है और मुझे स्क्रीनिंग करवाना है। उन कंडीशन में उनका ब्लड शुगर लेवल, उनका लिपिड प्रोफाइल लेवल, उनका ब्लड प्रेशर रूटीन चेकअप करके और देखना चाहिए और उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि अगर उनमें इस तरह के सिम्टम्स हैं तो डेफिनेटली उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। सिमिलरली आफ्टर द एज ऑफ 45 ईयर गाइडलाइंस कहती है कि आपका लिपिड प्रोफाइल लेवल हर 1 से 2 साल के बाद में चेक होना चाहिए एंड आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर एवरी ईयर इट शुड बी चेक्ड। सो दीज आर द इंटरनेशनल गाइडलाइंस जो कि सजेस्ट करती है कि आपको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के आपका हेल्दी रहने के लिए आपको किस तरह से स्क्रीनिंग प्रोग्राम करने चाहिए ताकि आपकी बीमारी को जल्दी डिटेक्ट करके एंड जल्दी ट्रीट किया जा सके। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट अटैक से रिलेटेड क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं जो किए जा सकते हैं और इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट मॉडलिटी कि आपको ट्रीटमेंट में किस तरह से जाना चाहिए, उनकी क्या क्या मॉडलिटीज़ हैं और किस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। हृदय से संबंधित बीमारी से किसी भी तरह की आप ओपिनियन लेना चाहते हैं या आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने डिस्कशन किया डॉक्टर देवेंद्र सर के साथ, जिन्होंने हमें बताया हार्ट अटैक या दिल का दौरा क्या होता है, ये क्यों होता है और इसके लक्षण या सिम्टम क्या होते हैं। इसके अलावा हृदय से संबंधित अन्य बीमारियों के लिए आप डॉक्टर देवेंद्र श्रीमल सर से संपर्क कर सकते हैं। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, रिलायबल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल द डॉक हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।